गुड इवनिंग। कितना पढ़ लिया था? अच्छा, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट फेज हो गया था। चलो, हेडिंग लिखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैंने आपसे कहा था रिप्रोडक्शन को यहां पर यानी रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होंगे, जैसे स्पोर्स का फॉर्मेशन, जैसे मेल स्पोर बनेगा क्या कहोगे? माइक्रोस्पोर। फीमेल स्पोर बनेगा क्या कहोगे? मेगा स्पोर। फिर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट ट्रांसफर होंगे यानी पोलिनेशन होगा। ठीक है, यहां तक हम किस में पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड डेवलप होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा, प्लांट डेवलप होगा। वो हम कहां पर पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पहले हम क्या बात कर रहे हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें लिखो फर्स्ट हेडिंग, हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। पहला लिखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? एंड्रोशियम। वेरी गुड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंड्रोशियम। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, एंड्रोशियम ए। बताओ यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या कहोगे? स्टेमन। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम स्टेमन। यानी हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना है, उसके लिए हमें स्टेमन की स्ट्रक्चर पढ़नी होगी। ठीक है, तो देखो समझना, ये रहा स्टेमन। स्टेमन में आपको पता है 2 पार्ट होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट। पढ़ा था लास्ट क्लास में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फिलामेंट। अपर सोलन पार्ट क्या कहलाएगा? एंथर। इसे आप कहोगे एंथर। याद रखना, एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है। जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड। यानी इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। देखो यहां पर एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। ठीक है, जनरली कैसा है? बाइलोब्ड है। मैंने यहां पर जनरली बाइलोब्ड लिखा है, इसका मतलब कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे हैं जिनमें जिनमें ये स्टेमन यानी एंथर कैसा होगा? यूनिलोब्ड, एक ही लोब मिलेगा। मोस्टली कैसा मिलता है? बाइलोब। तो मैंने लिखा जनरली बाइलोब्ड होता है। और हम यहाँ पर मेनली कैप्सेला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप याद रखना कैप्सेला का एंथर भी कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है। इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखो, ये है फिलामेंट, और फिलामेंट का ये वाला एंड ये कहलाता है प्रोक्सिमल एंड। क्या कहोगे इसे? प्रोक्सिमल एंड। और ये वाला एंड कहलाता है डिस्टल एंड। क्या कहा गया? डिस्टल एंड। ये वाला एंड फ्लावर के पास होता है। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया? प्रोक्सिमल एंड। ये दूर होता है, बाहर की तरफ होता है, इसलिए क्या कहा गया? डिस्टल एंड। एक पॉइंट आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए बताओ स्टेमन का फिलामेंट और फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड कहां कनेक्ट होता है, कहां जुड़ा हुआ होता है? क्या आंसर दोगे? थैलेमस। वेरी गुड, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा थैलेमस बनाया था, वहां से स्टेमन निकला था। तो स्टेमन का प्रोक्सिमल एंड जुड़ा होता है थैलेमस से। लेकिन याद रहे सोलेनेसी फैमिली, सभी सुना है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड जुड़ा होता है पेटल से। किसे जुड़ा होता है? पेटल से। अगर फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड पेटल से जुड़ा हो, उस कंडीशन को कहा जाता है एपी पेटलस कंडीशन। क्या कहा जाता है? एपी पेटलस कंडीशन। ये आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो बेटा। ठीक है,
तो मैंने यहां पर ये पॉइंट आपको बता दिया। जनरली फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। लेकिन सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में ये किससे जुड़ा होता है? पेटल से। तो बोलो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? एपी पेटलस कंडीशन। क्लियर सभी को? चलो, अब फिलामेंट और एंथर ये आपस में जुड़े होते हैं। यहां पर एक कनेक्शन होता है जिसकी हेल्प से ये जुड़े होते हैं। और याद रहे, एंथर के दोनों लोब ये भी कनेक्शन की हेल्प से जुड़े होते हैं। ठीक है, फिलामेंट एंथर यहां पर कनेक्शन है, और एंथर के दोनों लोब इनके बीच भी क्या है? कनेक्शन है। यानी ये आपस में जुड़े होते हैं, जिसकी हेल्प से जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है कनेक्टिव। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव। तो स्टेमन में 3 पार्ट हो गए। पहला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहोगे? फिलामेंट। अपर सोलन पार्ट क्या कहोगे? एंथर। जनरली कैसा होता है? बाइलोब। बताओ, फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। लेकिन सोलेनेसी में पेटल से। डिस्टल एंड किससे जुड़ा होता है? एंथर से। किसकी हेल्प से जुड़ा होता है? कनेक्टिव। क्लियर सभी को? क्या एंथर के दोनों लोब भी आपस में कनेक्टिव की हेल्प से जुड़े होते हैं? यस, जुड़े होते हैं। तो ये जो कनेक्टिव होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। और आपको पता है जाइलम का रोल क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का रोल क्या है? फूड ट्रांसपोर्ट। यानी एंथर में ये कनेक्टिव क्या करता है? सप्लाई ऑफ वाटर एंड फूड। आपसे पूछा जाए एंथर में वाटर और फूड की सप्लाई कौन करेगा? कनेक्टिव। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। बोलो, ये स्ट्रक्चर क्लियर है सभी को? अगला पॉइंट देखो, एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी कह रही है अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर में, सुनना ध्यान से, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर में मिलने वाले स्टेमन की लेंथ एंड नंबर अलग अलग हो सकते हैं। फिर से सुनो, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर में स्टेमन का नंबर अलग अलग मिल सकता है, और स्टेमन की लेंथ भी आपको अलग अलग मिल सकती है। कुछ फ्लावर में 5 स्टेमन होते हैं, कुछ में 6 स्टेमन होते हैं, कुछ में 10 स्टेमन होते हैं। तो बोलो, संख्या नंबर इक्वल है क्या? नहीं, अलग अलग है। और जो स्टेमन है इनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। कुछ फ्लावर में बड़े बड़े स्टेमन मिलते हैं, कुछ में छोटे मिलते हैं। आई बात समझ में? एनसीईआरटी ने कहा। चलो मैं यहां पर आपको एग्जांपल लेता हूं कैप्सेला का। हम कैप्सेला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका एग्जांपल मैंने यहां पर लिया। आपसे पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ स्टेमन इन कैप्सेला, कैप्सेला में कितने स्टेमन पाए जाते हैं? आप कहोगे 6 स्टेमन। कितने स्टेमन मिलते हैं? 6। ये 2 साइकिल में अरेंज होते हैं। टोटल स्टेमन कितने हैं? 6। 2 साइकिल में अरेंज होते हैं, आउटर साइकिल एंड इनर साइकिल। आउटर साइकिल में आपको 2 स्टेमन मिलेंगे, इनर साइकिल में आपको 4 स्टेमन मिलेंगे। ये जो 2 स्टेमन है ये साइज में छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और ये जो इनर स्टेमन है ये साइज में बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं। 2 साइकिल में अरेंज है। टोटल स्टेमन कितने हैं? 6। कितनी साइकिल में अरेंज है? 2। आउटर में कितने? 2। इनर में कितने? 4। जो 2 है वो साइज में छोटे, जो 4 है वो साइज में बड़े होते हैं। इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है टेट्रा डायनेमस कंडीशन। सुना है क्या नाम? टेट्रा डायनेमस कंडीशन। ये क्रूसीफेरी फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना जाता है। टेट्रा डायनेमस कंडीशन। बताओ कैप्सेला कौन सी फैमिली का मेंबर है? क्रूसीफेरी। ठीक है, और कैप्सेला में टेट्रा डायनेमस कंडीशन आपको मिल रही है, यानी ये कंडीशन कौन सी फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? क्रूसीफेरी। याद रहेगा। देखो, फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ाया जाता है मॉर्फोलॉजी में। वहां पढ़ते हो C5, K5, C5, A5, G2, इस तरह से आप पढ़ते हो। K क्या होता है? कैलिक्स। C क्या होता है? कोरोला। A क्या होता है? एंड्रोशियम। G क्या होता है? गाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन की बात होगी। तो यहां पर जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे कैप्सेला का, तो एंड्रोशियम के केस में A
2+4 लिखा जाता है बेटा। ये 6 ने लिखोगे डायरेक्ट। दो साइकिल में अरेंज है, बाहर की तरफ 2 है, अंदर की तरफ 4 है, तो क्या लिखा जाता है? A2+4। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? टेट्राडाइनेमस कंडीशन। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? एपिपेटलस कंडीशन क्लियर है? कौन सी फैमिली में? सोलेनेसी। एपिपेटलस का मीनिंग क्या है? फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड अगर पेटल से जुड़ जाए तो कंडीशन कहलाएगी एपिपेटलस। जनरली किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। क्लियर है सभी को? अब बेटा इसको आप लिखो, पहले इसको लिख लो जब तक मैं डायग्राम बनाता हूं इधर। गर्मी हो रही है ना? इसमें से गिर रहा है ना पानी, तो उनमें से तो नहीं है। वो चला दे दोनों। ठीक है बेटा। हाँ, हेडिंग लिखना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये डायग्राम बना है।
बन गया। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर समझना बेटा, ध्यान से समझें। देखो ये रहा एंथर। एंथर का हमने लिया ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस काटा, समझना। मैंने कहा जनरली एंथर बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। ये रहा एंथर, ये क्या है? एंथर। बीच में इस तरह से मैंने लाइन बना दी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथर बाइलोब्ड है। एक लोब ये रहा पूरा, दूसरा लोब ये रहा। एंथर कैसा है? बाइलोब। जब मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगा, यानी जब मैं इसे इस तरह से कट करूंगा, इसका टीएस लिया जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाएगा, तो टीएस में, ट्रांसवर्स सेक्शन में ये आपको इस तरह का दिखाई देगा, टेट्रागोनल। कैसा दिखाई देगा? टेट्रागोनल। एनसीईआरटी में दिया है, पूछा जा सकता है। एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाता है तो एंथर किस तरह का दिखाई देता है? आंसर जाएगा टेट्रागोनल, यानी 4 साइडेड। 1 2 3 4 कैसा है? टेट्रागोनल। क्लियर सभी को? बीच में ये क्या है? कनेक्टिव। क्या है? कनेक्टिव, यानी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। क्या सप्लाई करता है? वाटर एंड फूड। ट्रांसवर्स सेक्शन में हर कॉर्नर पर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, बोलो क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये भी एनसीईआरटी में दिया है, पूछा जा सकता है कि एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाता है, बताओ एंथर कैसा दिखाई देता है? टेट्रागोनल। और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखाई देता है? स्फेरिकल। आ गई बात समझ में? अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जब एंथर मैच्योर होता है, समझना बेटा, जब एंथर मैच्योर होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सेक कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? पोलन सेक। शुरुआत में इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें मियोसिस होगा। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, मैच्योर होने पर माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कह दिया जाता है? पोलन सेक। और इसी के लिए टर्म यूज होती है थीका। इसी को क्या कहा जाता है? थीका कहा जाता है। समझना बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें जो सेल प्रेजेंट होती है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं एमएमसी। बताओ फुल फॉर्म? माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को आप यहां पर कहोगे पीएमसी। बताओ फुल फॉर्म? पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को क्या कहोगे? पोलन मदर सेल। यानी फाइनली तो क्या बनना है? पोलन ग्रेन ही बनना है। तो एमएमसी को, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल को पोलन मदर सेल भी कह दिया जाता है। आई बात समझ में? जब इसमें मियोसिस होगा, जब इसमें मियोसिस होगा तो बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल या कहो पोलन मदर सेल, किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेल है उसको कहा गया एमएमसी या पीएमसी। इसमें मियोसिस होगा, क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। आ गई बात समझ में? बताओ ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये जो पोलन सेक है, ये एन होगा या 2n? माइक्रोस्पोरेंजियम पोलन सेक फ्लोइडी एन होगी या 2n? सोच समझ के आंसर देना बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। कितने कह रहे हैं 2n होगा और कितने कह रहे हैं n होगा? 1 2, ओनली 2 स्टूडेंट। इधर से भी किसी ने कहा था पहले n होगा, आपने कहा था। 3 स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं n होगा। बेटा याद रखें, मैंने आपको बताया था कैप्सुला की मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट, यानी 2n है। और मैंने आपसे कहा था जब तक मैं मियोसिस वर्ड यूज ना कर लूं तब तक आपको 2n कंसीडर करना है। तो यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम ये भी कैसा है? 2n। पोलन सेक भी कैसा है? 2n। अब यहां पर जो सेल है यह है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को कहा गया पोलन मदर सेल।
बताओ ये एन होगी या 2n? ये भी 2n है, अभी मियोसिस नहीं हुआ। मियोसिस होने से पहले की स्ट्रक्चर क्या है? 2n। अब इसमें मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, बताओ माइक्रोस्पोर n होगा या 2n? ये n होगा। आगे बात समझ में? और इसी की डेवलप्ड फॉर्म, या हम कहें एंथर जब मेच्योर होता है तो माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पोलन ग्रेन। बताओ पोलन ग्रेन n या 2n? n होगा, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही क्या बन जाता है? पोलन ग्रेन। आप याद रखें, इसमें सबसे पहले बना माइक्रोस्पोर। अब एंथर धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है, तो माइक्रोस्पोर के सराउंडिंग एक लेयर और बनने लग जाती है। उस लेयर को कहा जाता है एक्साइन। सुना है क्या नाम? जो पोलन ग्रेन है उसकी आउटर वॉल होती है एक्साइन। अगर माइक्रोस्पोर पर एक्साइन बन गई तो फिर आप उस माइक्रोस्पोर को आप कहोगे पोलन ग्रेन। क्या कहा जाएगा? पोलन ग्रेन। यानी आप कह सकते हो विदाउट एक्साइन माइक्रोस्पोर होगा, विद एक्साइन पोलन ग्रेन होगा। आई बात समझ में? तो शुरुआत में माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। मेच्योर होगी, क्या कहोगे? पोलन से। क्या कह दिया जाएगा? पोलन ग्रेन। आगे बात समझ में? चलो, इसी को क्या कहा जाता है? थीका कहा जाता है। अब आप याद रखें, एंथर जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड। अभी हमने पढ़ा जनरली कैसा? बाइलोब्ड। एक लोब में कितने थीका है? तो एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा। एक लोब में कितने थीका? 2। इधर भी एक लोब में कितने थीका? 2। एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर टर्म यूज की जाती है डाइथीकस। क्या टर्म यूज करोगे? डाइथीकस। जनरली ये डाइथीकस टर्म लोब के लिए यूज होती है। एक लोब में 2 थीका, तो क्या कहा गया? डाइथीकस। याद रहेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, आपसे पूछा जाए ओवरऑल यानी पूरे एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, आप कहोगे 4। कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है? 4। तो देखो, एक लोब के बेसिस पर इसे कहा गया डाइथीकस। दोनों लोब के बेसिस पर इसे आप कहोगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या कहा जाएगा? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्योंकि कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है? 4। एक लोब के बेसिस पर तो क्या कहा? डाइथीकस है, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम के बेसिस पर या दोनों लोब के बेसिस पर क्या कहा गया? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। बोलो, याद रहेगा। तो टिपिकल एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। बोलो, क्लियर है? लेकिन एक पॉइंट और आप याद रखें, मालवेसी फैमिली, इसे कॉटन फैमिली भी कहा जाता है। मालवेसी फैमिली, इसी को क्या कहा जाता है? कॉटन फैमिली। ठीक है, इसमें इसका जो एंथर होता है उस एंथर में एक ही लोब पाया जाता है। जनरली मैंने कहा कितना? बाइलोब। यहां पर एक ही लोब है, तो एक ही लोब के बेसिस पर इसे नाम दे दिया गया मोनोथीकस होता है। कैसा होता है? मोनोथीकस। लेकिन इसमें 2 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, तो स्पोरेंजियम के बेसिस पर क्या कह दिया? बाई स्पोरेंजिएट होता है। क्या कहा गया? बाई स्पोरेंजिएट। बोलो, याद रहेगा क्या? टर्म याद रखना। एंथर जनरली बाइलोब। एक लोब के बेसिस पर क्या कहा? डाइथीकस। दोनों लोब के बेसिस पर क्या कहा? टेट्रास्पोरेंजिएट। लेकिन मालवेसी फैमिली में एक ही लोब प्रेजेंट होता है, तो यहां पर एक लोब होने की वजह से इसे क्या नाम दिया? मोनोथीकस। और इसमें 2 स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या कहा? बाई स्पोरेंजिएट। बोलो, याद रहेगा। मेन पार्ट तो ये है। ठीक है, लेकिन मान लो पूछ लिया जाए कि मालवेसी फैमिली का बताओ, तो आंसर दोगे मोनोथीकस, बाई स्पोरेंजिएट होता है। बोलो, ये डायग्राम क्लियर है सभी को?
बना लिया, ये नोट कर लो। अब मेन डायग्राम बनेगा बेटा, ये मिटा दूं क्या? इसके बाद आप हेडिंग लिखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। डायग्राम बड़ा बनेगा, उसमें वो लेयर्स बनेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कॉपी में बनाएं ताकि रिवाइज करते टाइम आपको दिक्कत ना आए। अब आगे कभी भी मान लो मैंने एमएमसी कहा, तो उसका मीनिंग क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी कहा तो पोलन मदर सेल। हाँ, हाँ, उसे भी आगे फीमेल के केस में एमएमसी कहोगे। अभी तो मेल पार्ट पढ़ रहे हैं ना बेटा। इंटरनल स्ट्रक्चर देखनी है तो बड़ी साइज में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ये काउंट करके बनाना बेटा, लेयर 3 बनानी है, ये अपने हिसाब से नहीं बनानी। ये मिटा दूं क्या पूरा यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया सभी ने? 22 4 NG तक मिटा दिया जाए क्या? ओके बेटा।
जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओ, साथ साथ बनाओ बेटा, टाइम लगेगा इसमें, साथ साथ बनाओ। नहीं, ज्यादा नहीं है, 4-5 लेयर हैं बस, उसी को एनलार्ज कर रहे हैं यहाँ पर। 3 लेयर है बेटा, ये 3 लेयर बनाई है यहाँ पर, ठीक है ना। सर्कल बनाने के लिए वो लाइन बनाई थी, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम हम पढ़ रहे हैं, तो एक मैंने बाहर की तरफ लेयर करी, फिर 2 अंदर की तरफ, 3 लेयर हो गई है।
बन गया। बना लो अब आप भी। ये यहां पर कुछ सेल्स मैंने छोड़ी हैं जिन पर डिपोजिशन नहीं है। हाँ, ब्लैक वाली। ऐसा नहीं है बेटा, जैसे ये वाला जो ग्रू आप बना रहे हो ना, ये वाला ग्रू, इसके इसके सामने वाली जो लेयर्स हैं, यहां पर आपको डिपोजिशन नहीं करना। ठीक है, हो सकता है आपने कॉपी में थोड़ा छोटा बनाया हो। हाँ, तो जितनी सेल्स इस ग्रुप के सामने आपने बनाई है, वहां पर डिपोजिशन नहीं करना। टिश्यू है, टिश्यू। बन गया डायग्राम। लिख लो वहां पर कि यहां डिपोजिशन नहीं करना था, लेकिन गलती से कर दिया। याद रखोगे ना, पढ़ोगे तब याद रहेगा। इलोंगेट कैसे करोगे बेटा? यहां थोड़ी ना करना है, इस ग्रुप पर ही है ये, यहां खाली छोड़ना था। इधर तो ये डिपोजिशन रहेगा। किधर कर दोगे? इसको और लंबा कर दोगे इधर, तो उससे थोड़ी ना होगा। ग्रुप तो ये है, ये वाला पार्ट। इसको कैसे इलोंगेट करोगे? ये तो बन गया ना आपका। तो अच्छा, इसको न्यू कर दोगे ऐसा? कोई जरूरत नहीं है। अगर जल्दबाजी में डिपोजिशन कर दिया है तो वहां लिख लो ना, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, गलती से हो गया, यहाँ डिपोजिशन नहीं करना था। हाँ, तो ऑनलाइन में भी एक स्टूडेंट ने गलती से डिपोजिशन कर दिया है, तो आप भी लिख लो बेटा, गलती से हो गया। बन गया। इसको ध्यान से समझ लेना, एंथर कंप्लीट है। बस ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई, एंथर कंप्लीट।
बताओ ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर कैसा दिखाई देता है? टेट्रागोनल। और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे दिखाई देती है? स्फेरिकल। देखो यहां पर हमने इस डायग्राम में वही टेट्रागोनल बनाया, लेकिन यहां पर मैंने लेयर शो की है। याद रखें, एंथर में 4 वॉल लेयर पाई जाती हैं। कितनी वॉल लेयर होती है? 4। सबसे बाहर वाली लेयर, इसे आप लेबलिंग करेंगे एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, लेबलिंग कर लें एपिडर्मिस। इसके अंदर वाली लेयर, इसे आप कहोगे एंडोथीशियम। सबसे बाहर वाली ये लेयर तो क्या है? एपिडर्मिस। ये सेकंड लेयर, इसको आप कहोगे एंडोथीशियम। इस जगह पर यहां आप लेबलिंग करेंगे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर यहां दिखाई नहीं दे रही बेटा, इसमें दिखाई देगी। माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो यहां पर दिखाई देगी मिडिल लेयर। ये वाली लेयर है टैपिटम। टैपिटम। टोटल कितनी लेयर हो गई? 4। टैपिटम। ये वाली लेयर बेटा, ये पूरी लेयर है ना, ये पूरी टैपिटम है। सबसे बाहर वाली लेयर तो एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर यहां पर मिडिल लेयर, और फिर ये वाली लेयर क्या है? टैपिटम। टैपिटम के अंदर की तरफ यहां पर चारों जगह पर ये जो मैंने डॉट 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 किया है, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसे आप कहोगे स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी ये स्पोर का, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए क्या कहा गया? स्पोरोजिनस टिश्यू। याद रखें, हमने पिछले डायग्राम में जो एमएमसी पीएमसी लिखा था, वो सेल इस टिश्यू की ही होती है। यानी इसमें जो टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू, देखो यहां पर हमने ग्रीन कलर में बनाया है, ठीक है। ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसकी हर एक सेल क्या कहलाएगी? एमएमसी पीएमसी। क्लियर सभी को? चलो, तो देखो अब ये यहां पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रूव है, इसको कहा जाता है स्टोमियम। लिखो यहां पर, ये जो ग्रूव है इसको कहा जाता है स्टोमियम। वो डस्टर कहां गया? हाँ, ये रहा। देखो ये एंथर था, बायलोब, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, टेट्रागोनल दिखाई दिया। ये 4 कॉर्नर पर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। बीच में क्या है? कनेक्टिव। ये जो ग्रूव आपको दिखाई दे रहा है इस तरफ, और एक ग्रूव ये दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ, इन्हें क्या कहोगे? स्टोमियम। क्या कहा जाएगा? स्टोमियम। ये पूरी लेंथ में प्रेजेंट होता है, एंथर की पूरी लेंथ में प्रेजेंट होता है। ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें इतना दिख रहा है बस। यहां पर देखो, ट्रांसवर्स सेक्शन में ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन एंथर तो ये पूरा है, ठीक है। तो ये जो स्टोमियम है, ये एंथर की पूरी लेंथ में दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, इस तरह से पूरी लेंथ में प्रेजेंट होता है। और याद रखें, एंथर का जब डेहिसेंस होता है, तो डेहिसेंस इसी पार्ट से होता है, स्टोमियम से ही होता है। ये जो ग्रूव है, यहीं से एंथर का डेहिसेंस होता है, यानी एंथर यहां से बर्स्ट होगा और पोलन ग्रेन कहां रिलीज हो जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। लेकिन कब होगा? जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, यानी माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो स्टोमियम से डेहिसेंस होगा, यहां से ये बर्स्ट होगा, और क्या रिलीज हो जाएंगे? पोलन ग्रेन कहां पर? एटमॉस्फेयर में। आगे बात समझ में? तो याद रखें, एंथर लॉन्गिट्यूडनली बर्स्ट होता है। कैसे होता है? लॉन्गिट्यूडनली, पूरी लेंथ में प्रेजेंट है। आगे बात समझ में? चलो बोलो, ये स्ट्रक्चर क्लियर है? ये बीच में जो रेड कलर में बनाया, ये क्या है? कनेक्टिव है। अब हमने इतने पार्ट को एनलार्ज किया, ये वाली स्ट्रक्चर ये रही यहां पर, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर लेबलिंग करो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, बताओ ये लेयर एन होगी या 2n? 2n। मेन प्लांट बॉडी 2n, तो एपिडर्मिस यहां पर होगी ये 2n। याद रखें, एपिडर्मिस सिंगल सेल थिक लेयर होती है, यानी एक ही लेयर होगी इसकी। एपिडर्मिस की सिंगल लेयर होती है, सिंगल सेल थिक लेयर।
अब ये जो एरो मैंने बनाया यहां पर पॉइंट लिखो। पहले एरो पर लिखना आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, और दूसरे एरो पर लिखना प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव। आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, यानी प्रोटेक्टिव इन नेचर इसको कहा गया। ठीक है, तीन बातें याद रखनी है, आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव नेचर है, और सिंगल लेयर होती है, बस एक ही लेयर पाई जाती है। इसके नीचे वाली जो ब्लू कलर की लेयर है इसे आप लेबलिंग करो एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ब्रैकेट में लिख लेना फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। एंडोथीशियम फाइब्रस लेयर होती है। बताओ एंडोथीशियम की प्लोइडी एन या 2n? 2n, ये भी 2n होगा, लिख लो वहां पर एंडोथीशियम, ये भी 2n होती है, और एंडोथीशियम भी सिंगल सेल थिक लेयर होती है, यानी एपिडर्मिस की भी एक ही लेयर है, एंडोथीशियम की भी एक ही लेयर है। अब देखो यहां पर समझो बेटा, ये रही कुछ सेल्स, एंडोथीशियम की सेल्स मैंने यहां से उठाकर इस तरह से आपको दिखा दी, ठीक है। यह है एंडोथीशियम की आउटर वॉल, एंडोथीशियम सेल की आउटर वॉल, जो किस तरफ है? एपिडर्मिस की तरफ, इसको आप कहोगे आउटर वॉल। ये वाली है इनर वॉल, इसको कहा गया इनर वॉल, और ये वाली है रेडियल वॉल। आउटर वॉल, इनर वॉल, रेडियल वॉल। याद रहे जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है एंडोथीशियम की सेल में, एंडोथीशियम की सेल में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? यहां पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, इनका डिपोजिशन हो जाता है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। तो देखो अल्फा सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर का यहां पर डिपोजिशन हुआ, रेडियल वॉल पर भी अल्फा सेल्यूलोज के बने हुए फाइबर का डिपोजिशन होता है। और याद रखें रेडियल वॉल पर, रेडियल वॉल पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर के साथ साथ कैलोज का भी डिपोजिशन हो जाता है, यानी यहां पर बन जाते हैं कैलोज बैंड। क्या बन जाते हैं? कैलोज बैंड। आप सभी जानते हैं सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कैलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कैलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ये बीटा 1,3 ग्लूकन का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर है? बीटा 1,3 ग्लूकन, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहां पर इनर वॉल पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन हुआ, रेडियल वॉल पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर एंड कैलोज बैंड, ठीक है। तो याद रखें एंडोथीशियम की इनर एंड रेडियल वॉल पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन होने की वजह से इन सेल्स को क्या कहा जाता है? फाइब्रस होती है, यानी एंडोथीशियम लेयर को क्या कहा गया? फाइब्रस लेयर है। आई बात समझ में? ये जो फाइबर है अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस वजह से एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और याद रहे ये जो एंडोथीशियम है इसी का एंथर के डेहिसेंस में मेन रोल होता है। आपसे पूछा जाए एंथर का डेहिसेंस मेनली इसकी वजह से होता है एंडोथीशियम, या आपसे पूछा जाए एंथर के डेहिसेंस में कौन सी लेयर मेनली रोल प्ले करती है, आंसर दोगे एंडोथीशियम। क्लियर सभी को? तो एंडोथीशियम के बारे में आप कुछ पॉइंट याद रखें। पहला पॉइंट फाइब्रस लेयर है, दूसरा पॉइंट प्लोइडी 2n है, तीसरा पॉइंट सिंगल सेल थिक लेयर है यानी एक ही लेयर है, चौथा पॉइंट इसकी इनर वॉल और रेडियल वॉल पर बताओ किसका डिपोजिशन होता है? अल्फा सेल्यूलोज फाइबर, और यहां पर कैलोज बैंड भी आपको मिलेगा। याद रखें एंडोथीशियम की आउटर वॉल ये कैसी होती है? थिन होती है। एंडोथीशियम की आउटर वॉल कैसी होती है? थिन होती है, क्योंकि वहां पर कोई डिपोजिशन नहीं है। लेकिन इनर वॉल और रेडियल वॉल ये कैसी होती है? क्यों होती है? ड्यू टू डिपोजिशन। आ गई बात समझ में? और एक पॉइंट और याद रखना,
ये जो एरिया है इस रीजन को क्या कहा गया? स्टोमियम। इस जगह पर जो एंडोथीशियम सेल हैं इनमें किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं है। इसका मतलब इन सेल की आउटर वॉल, इनर वॉल, रेडियल वॉल सब कैसी होंगी? थिन होंगी, क्योंकि यहां से क्या होना है? एंथर का डेहिसेंस होना है। इस वजह से यहां पर केलोज और अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन नहीं होता। आ गई बात समझ में? बोलो क्लियर है? एपिडर्मिस और एंडोथीशियम सभी को क्लियर? चलो अब इसको लेबलिंग करो। ये वाली लेयर मिडिल लेयर, ये डायग्राम तो बाद में बना लेना आप नीचे, ठीक है? मिडिल लेयर, बताओ मिडिल लेयर की प्लॉइडी एन या 2n? 2n, ये भी 2n होगी। और याद रखें मिडिल लेयर 1 to 3 सेल थिक लेयर होती है, यानी 1 से 3 लेयर आपको इसकी मिल सकती है। मैंने डायग्राम में 3 लेयर शो कर दी है, यानी आपको 1 लेयर भी मिल सकती है, 2 लेयर भी मिल सकती है, 3 लेयर भी मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है मिडिल लेयर 1 to 3 सेल थिक लेयर होती है। क्लियर सभी को? यहां पर लिख लो एरो बनाकर, मेड अप ऑफ, मिडिल लेयर के बारे में लिखना, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। बेटा अभी मैं आपको ये वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, जो साइड में मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है ना? ये आउटर वॉल, इनर वॉल, रेडियल वॉल, ये अभी मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? वो स्लाइड करना मैं भूल गया था बेटा। अभी आप लिखो जो मैं लिखा रहा हूं। मिडिल लेयर, पहला पॉइंट क्या लिखा? मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। आप सभी जानते हैं पैरेन्काइमा सेल का फंक्शन क्या होता है? फूड स्टोरेज। लिख लो यहां पर सेकेंड एरो बनाकर, food storage in cell of middle layer, या stored food present in cell of middle layer, किसी भी तरह से लिख लो, एक ही बात है। stored food present in cell of middle layer, मिडिल लेयर की सेल में stored food present होता है। अब एक पॉइंट आप समझें, मिडिल लेयर की सेल में जो stored food present होता है उसे शुरुआत में ही टेपिटम एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? टेपिटम। कहा गया मिडिल लेयर एफीमेरल्स होती हैं, यानी शॉर्ट लाइव्ड होती हैं, कुछ टाइम के लिए रहेंगी, क्योंकि इनके फूड को शुरुआत में ही कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? टेपिटम एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अंदर की तरफ रेड कलर की जो लेयर बनाई है ये टेपिटम है, मिडिल लेयर से नीचे वाली लेयर टेपिटम। तो टेपिटम क्या करता है? मिडिल लेयर से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूड को कहां ट्रांसपोर्ट कर देता है? स्पोरोजिनस टिश्यू के पास, क्योंकि वहां पर एमएमसी पीएमसी होती है, उनमें डिवीजन होना है। डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए, तो फूड कौन प्रोवाइड करा रहा है? टेपिटम। कहां से ले रहा है? मिडिल लेयर से। तो टेपिटम मिडिल लेयर से फूड अब्सॉर्ब कर लेता है, तो शुरुआत में ही मिडिल लेयर यहां से धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए क्या मिडिल लेयर आपको मैच्योर एंथर में मिलेगी? नहीं मिलेगी। लिख लो वहां पर एब्सेंट इन, मिडिल लेयर के केस में लिखना एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, एब्सेंट इन मैच्योर एंथर। अब इसे लेबलिंग करो, ये जो रेड कलर की लेयर बनाई है ये है टेपिटम। टेपिटम, टेपिटम भी सिंगल लेयर, सिंगल सेल थिक लेयर होती है। टेपिटम कैसी होती है? सिंगल सेल थिक लेयर, यानी एपिडर्मिस की भी एक ही लेयर, एंडोथीशियम की भी एक ही लेयर, टेपिटम की भी एक ही लेयर। मिडिल लेयर कितनी हो सकती है? 1 to 3, ठीक है? टेपिटम के बारे में पहला पॉइंट लिखें। जगह नहीं हो तो बेटा नीचे हेडिंग डालकर लिख लेना, नीचे हेडिंग डाल लेना टेपिटम और उसके पॉइंट्स लिख लेना। लिखो पहला पॉइंट, मेन न्यूट्रिटिव लेयर, मेन न्यूट्रिटिव लेयर होती है, यानी एमएमसी पीएमसी
एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है टेपिटम, इसलिए क्या कहा गया, मेन न्यूट्रिटिव लेयर है। सिंगल सेल होती है। बताओ टेपिटम की प्लोइडी क्या होती है, 2n। इनिशियली 2n होती है, लेकिन ड्यूरिंग मैच्योरेशन ये हो जाती है पोलीप्लोइड। लिखो, इनिशियली सेल्स ऑफ टेपिटम एरो बनाकर सामने लिखो डिप्लोइड, बट ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर it becomes polyploid due to endomitosis सुना है क्या नाम, एंडोमाइटोसिस। कितने स्टूडेंट ने ये टर्म आज पहली बार सुनी है? मैक्सिमम स्टूडेंट। देखो समझे बेटा, माइटोसिस तो सभी ने सुना है और सभी ने पढ़ा भी है। माइटोसिस का मॉडिफिकेशन होता है एंडोमाइटोसिस। माइटोसिस का मॉडिफिकेशन है एंडोमाइटोसिस। देखो जनरली माइटोसिस में क्या होता है, आप पढ़ते हो, मेटाफेज आती है, मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एनाफेज आती है, सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है। तो आधे क्रोमोसोम इस पोल पर चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम इस ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं। फिर इनके सराउंडिंग भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, इनके सराउंडिंग भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, यानी एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस होता है, 2 डॉटर सेल बन जाती है। ये तो नॉर्मल माइटोसिस हुआ। अब मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस है एंडोमाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जब मेटाफेज आती है, मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हो पाते। मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन अरेस्ट हो जाता है। कौन करता है? आपने सुना होगा कोल्चिसिन। माइटोटिक पॉइजन है कोल्चिसिन। अगर कोल्चिसिन प्रेजेंट है, उसकी वजह से मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन एनाफेज आएगी। लेकिन जब एनाफेज आएगी तो सेंट्रोमियर का डिवीजन तो होगा, यानी क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो जाएंगे, लेकिन स्पिंडल फाइबर नहीं है तो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पर नहीं जा पाएंगे। जैसे मान लो सेल में 5 क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर नहीं बने मेटाफेज में, एनाफेज में डिवीजन हुआ, 5 से 10 हो गए, डबल हो गए, लेकिन स्पिंडल फाइबर नहीं है तो ये ऑपोजिट पोल पर नहीं जा पाएंगे। इन 10 के सराउंडिंग ही क्या बन जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी आगे साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगा। तो क्या सेल में प्लोइडी डबल हो गई? यस, क्रोमोसोम नंबर डबल हुए, प्लोइडी डबल हो गई, यानी सेल पोलीप्लोइड हो जाती है। आई बात समझ में? तो इनिशियली टेपिटम 2n होता है, लेकिन एंडोमाइटोसिस की वजह से कैसा हो जाता है? पोलीप्लोइड। क्लियर सभी को? अगली लाइन में लिखो, इसी में टेपिटम में, टेपिटम सेल इनिशियली यूनिन्यूक्लिएट, यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस, बट ड्यूरिंग मैच्योरेशन इट बिकम्स मल्टीन्यूक्लिएट। कैसे हो जाती है? मल्टीन्यूक्लिएट ड्यू टू न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे सेल में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 हो गए, फिर डिवीजन हुआ, 4 हो गए, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 8 हो गए, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं। सेल कैसी होती जा रही है? मल्टी न्यूक्लिएट। तो याद रखो, एंडोमाइटोसिस की वजह से टेपिटम की सेल कैसी हो जाती है? पॉलीप्लॉइड। और न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से कैसी हो जाती है? मल्टी न्यूक्लिएट। आई बात समझ में? न्यूक्लियस ज्यादा है, न्यूक्लियस
ज्यादा है तो डीएनए ज्यादा होगा, डीएनए ज्यादा है तो आरएनए ज्यादा होगा, आरएनए ज्यादा है तो प्रोटीन ज्यादा होगा, यानी साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा। तो याद रखें टेपिटम की सेल में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि मेन न्यूट्रिटिव लेयर है। समझ में? तो देखो यहां पर बात के बारे में एक पॉइंट और आप समझे, टेपिटम भी आपको मेच्योर एंथर में दिखाई नहीं देगा, मिडिल लेयर भी दिखाई नहीं देगी। मिडिल लेयर तो शुरुआत में डिजनरेट हो जाती है, टेपिटम लास्ट में डिजनरेट होता है, यानी एंथर मेच्योर हो रहा है। जैसे ही एंथर मेच्योर होगा उस दौरान टेपिटम डीजनरेट हो जाता है, यानी मेच्योर एंथर में आपको टेपिटम भी दिखाई नहीं देगा, ओनली दो ही लेयर दिखाई देती हैं। बताओ कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। तो लिख लो एब्सेंट इन mature anther, absent in mature anther। ठीक है। और ये वाला पार्ट ये क्या है? स्टोमियम, जो ग्रूव प्रेजेंट होता है। देखो ये रहा यहां पर भी और ये रहा यहां पर भी, इन दोनों को आप क्या कहोगे? स्टोमियम। यहां से एंथर का डेहिसेंस होगा, कौन हेल्प करेगी? एंडोथीशियम सेल। आ गई बात समझ में? बोलो इंटरनल स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है? इनकी प्लोइडी आप याद रखें, और जितने पॉइंट्स इनके बारे में आपको बताए हैं वो आप सब याद रखें। क्लियर सभी को? अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट थे, एक बार आप इस डायग्राम को समझ लो बेटा, ठीक है? आप इसे देख नहीं पाए थे। देखो ये रही एंडोथीशियम लेयर, ठीक है? एंडोथीशियम लेयर की कुछ सेल्स को मैंने यहां से लिया और यहां पर आपके सामने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। ये एंडोथीशियम लेयर है, एंडोथीशियम सेल है, ये वाली इसकी आउटर वॉल है बेटा। आउटर वॉल जो किस तरफ होती है? एपिडर्मिस की तरफ। जो एपिडर्मिस की तरफ है इसे आप क्या कहोगे? आउटर वॉल है। अंदर की तरफ ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, ठीक है? इसे आप कहोगे, इस वॉल को कहोगे इनर वॉल और इस वाली वॉल को कहोगे रेडियल वॉल। आउटर वॉल थिन होती है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं होता, लेकिन इनर वॉल और रेडियल वॉल पर, इनर वॉल और रेडियल वॉल पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन होता है और रेडियल वॉल पर केलोस का भी डिपोजिशन होता है, यानी इस तरह से बैंड बन जाते हैं जिन्हें कहा जाता है केलोस बैंड। तो इन फाइबर की वजह से इनर वॉल, रेडियल वॉल, इन पर डिपोजिशन हुआ, इन फाइबर की वजह से ये वॉल कैसी हो जाती है? थिक हो जाती है। तो आउटर वॉल थिन है, इनर वॉल और रेडियल वॉल कैसी है? थिक हो जाती है। और याद रखें इन फाइबर की वजह से ही ये जो सेल है एंडोथीशियम सेल, ये कैसी होती है? हाइग्रोस्कोपिक, यानी सराउंडिंग एरिया से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें आप याद रखें, ये जो केलोज लिखा था बेटा, यहां लिख लिया था कि आपने पॉलीमर केलोज, लिखो इसके पास ब्रैकेट में, पॉलीमर ऑफ बीटा, पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकन, बीटा 1,3 ग्लूकन, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट है और सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। केलोज बैंड है बेटा, रेडियल वॉल पर जो रेड कलर की मैंने इस तरह से बैंड बनाए हैं, ये केलोज का डिपोजिशन है, इन्हें कहा गया केलोज बैंड। बोलो ये क्लियर हुआ डायग्राम? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है बेटा, क्लियर हुआ सभी को? एपिडर्मिस का सेकंड पॉइंट था प्रोटेक्टिव नेचर, और मिडिल लेयर का सेकंड पॉइंट था फूड स्टोरेज। बीटा 1,3 ग्लूकन बेटा कार्बोहाइड्रेट है, केलोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है ही से आप जानते हो।
लिख लिया? अब हेडिंग लिखो, फंक्शंस ऑफ टैपिटम। फंक्शंस ऑफ टैपिटम 5 फंक्शन है, ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। टोटल 5 फंक्शन है। हाँ हाँ, पहला तो न्यूट्रिशन ही है। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।